हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के रोजगार कौशल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। रोजगार कौशल जितने भी ट्रेड चल रहे हैं, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, ब्यूटी वेलनेस, सब में रोजगार कौशल एक कॉमन सब्जेक्ट है और उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमेशा वार्षिक परीक्षा, तिमाही या फिर अर्धवार्षिक में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। हमने पहला प्रश्न लिया है, संचार क्या है और इसके प्रकार लिखिए। वैसे तो संचार के प्रकार से भी प्रश्न बने हुए हैं, जैसे कि मौखिक संचार का भी प्रश्न है, गैर मौखिक संचार का भी प्रश्न है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं संचार क्या है। संचार का मतलब होता है सूचनाओं और संदेश का आदान प्रदान करना। सूचना और संदेश का आदान प्रदान करना। देखिए, अगर हम किसी से कुछ बात बोलना चाहते हैं या कोई व्यक्ति हमसे कुछ बात बोलना चाहता है तो वो संचार कहलाएगा। जैसे हमने किसी को मैसेज कर दिया, किसी को फ़ोन कर दिया, किसी को इशारे से कोई बात बोल दिए, तो वो सब कुछ संचार कहलाता है। कोई भी संदेश या फिर सूचनाओं का आदान प्रदान करना, जैसे कि एक संचार चक्र के माध्यम से समझ लेते हैं। कोई प्रेषक ने किसी संदेश को भेज दिया और वो प्राप्तकर्ता के पास चला गया, फिर प्राप्तकर्ता उसको जवाब देता है जिसको हम बोलते हैं प्रतिक्रिया, और प्रतिक्रिया जाती है फिर प्रेषक के पास दोबारा। समझते हैं, कोई प्रेषक जब किसी प्राप्तकर्ता को कोई संदेश भेजता है और प्राप्तकर्ता फिर उसे प्रतिक्रिया देता है, तो इस पूरे चक्र को बोलते हैं हम संचार चक्र। और संचार चक्र के माध्यम से ही सूचना और संदेश का आदान और प्रदान दोनों चीज़ें होती है। मतलब हम सूचना और संदेश भेजते भी हैं और प्राप्त भी करते हैं। तो सूचनाओं और संदेश का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। और संचार चक्र में ये एक छोटा सा संचार चक्र हमने बना के देखे हैं। वैसे तो और भी चीज़ें होती हैं इसमें। जो प्रेषक संदेश भेज रहा है उसमें कोडिंग होती है, फिर प्राप्तकर्ता उसको डिकोड करता है, फिर उस संदेश को वो वापस भेजता है जिसको हम बोलते हैं प्रतिक्रिया। और प्रतिक्रिया किसको मिलती है? प्रेषक होती है। संचार चक्र हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। संचार चक्र के प्रकार। संचार चक्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है, मौखिक संचार और गैर मौखिक संचार। पहले हम बात कर लेते हैं मौखिक संचार के बारे में, क्योंकि हमने दूसरा प्रश्न लिया हुआ है। मौखिक संचार क्या है, इसके प्रकार। मौखिक का मतलब होता है जब हम कोई संचार कर रहे हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति से हमने कहा कि जाओ और हमारे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। हमने उससे बोला, शब्दों का उपयोग किया, या हम चाहे हिंदी में बोलें या फिर इंग्लिश में बोलें। जैसे किसी को कहा हमने कि गो, या फिर हमने कहा जाओ। कहीं पे भी अगर हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, शब्दों के द्वारा होने वाले संचार को बोलते हैं मौखिक संचार। जहां पे शब्दों का प्रयोग होता है उस संचार को बोलते हैं मौखिक संचार। और शब्दों को केवल दो प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। शब्दों को या तो लिखा जा सकता है या फिर बोला जा सकता है। तो देखिए, मौखिक संचार दो प्रकार का हो गया, लिखकर या फिर बोलकर। मौखिक संचार दो प्रकार का होता है, लिखकर या बोलकर। शब्दों को या तो लिखा जा सकता है या फिर बोला जा सकता है। मौखिक संचार क्या है? शब्दों के माध्यम से होने वाले संचार को मौखिक संचार कहते हैं। मौखिक संचार दो प्रकार के होते हैं, लिखकर और बोलकर। शब्दों को या तो लिखो या फिर बोल दो और संचार कर दो, ये मौखिक संचार हो गया। हमने किसी को मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया, ईमेल कर दिया, कुछ भी, हम संदेश को लिख तो रहे हैं ना, तब भी वो मौखिक संचार कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने लिख दिया तो वो फिर मौखिक संचार नहीं होगा। मौखिक का मतलब केवल बोलना होता होगा, नहीं। शब्दों को या तो बोला जाए या फिर लिखा जाए, वो मौखिक संचार कहलाता है। फिर दूसरा है गैर मौखिक संचार। क्या है इसका जस्ट विपरीत? गैर मौखिक संचार, जहां पे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। गैर मौखिक संचार का मतलब होता है शब्दों के बिना होने वाला संचार। शब्दों के बिना। अब शब्दों के बिना हम कैसे संचार करें? किसी व्यक्ति को हमने बुलाया कि यहां आओ, तो बोला हमने, तो मौखिक संचार हो गया। अब उसी व्यक्ति को हम बुलाना चाहते हैं तो हम इशारे से बोल सकते हैं कि ऐसे। अगर हमने ये इशारा कर दिया तो यहाँ तो शब्द तो प्रयोग ही नहीं किए हमने, फिर भी वो समझ गया और वो हमारे पास आता है। हमने उसको इशारा कर दिया ऐसे और वो चला जा रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि हमने इशारे के द्वारा उसको बुला भी लिया और जाने के लिए भी कह दिया। किसी को बोला हमने खड़े हो जाओ, किसी को बोला हमने बैठ जाओ, बिना बोले इशारे से ऐसे वो खड़ा हो जाएगा, हमने कहा वो बैठ जाएगा। तो जब हम शब्दों के बिना कोई संचार करते हैं तो उसे बोलते हैं हम गैर मौखिक संचार। और गैर मौखिक संचार होता है इशारे के द्वारा, आंखों के द्वारा, आंखों का जो संपर्क होता है उसके द्वारा,
इशारे, हाथ के इशारे हो सकते हैं, आंखों के इशारे हो सकते हैं, फिर शारीरिक मुद्रा हो सकती है, जैसे कि शारीरिक मुद्रा को समझना आप पहले तो आप ये समझ लो, पहले इशारे समझ लो। हमने इशारा किया ये आने का, हमने ये जाने का। आंखों के इशारे, हमने किसी को आंख दिखा दिए और वो डर गया, बैठ गया, उसको हम किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, तो आंखों से फिर हम संचार कर सकते हैं, वो भी गैर मौखिक संचार। शारीरिक मुद्रा से क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति आया है और वो कॉन्फिडेंट होकर खड़ा है तो हमको लगता है कि उसको वो चीज़ें आती है। अगर वो एकदम ऐसे दोनों पैरों को, दोनों हाथों से चिपका के खड़ा हुआ है, तब भी हम समझ जाएंगे कि वो उतना कंफर्टेबल नहीं है, उसके पास आत्मविश्वास नहीं है। जबकि मैं वो बात हमको उसने बताया नहीं है, हम उसकी शारीरिक मुद्रा को देख के समझ पा रहे हैं। हमने तो समझ लिए क्योंकि हमारे साथ उसका क्या हो गया, गैर मौखिक संचार हो गया। फिर है हाव भाव, और एक अच्छा वाला है पैराभाषा। पैराभाषा के लिए एक क्वेश्चन कभी कभार आ भी जाता है तिमाही परीक्षा में, पैराभाषा क्या है, पैराभाषा क्या है। तो पैराभाषा समझिए, एकदम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझेंगे आप। कोई व्यक्ति कह रहा है कि सुनिए मुझे आपसे कुछ काम है, जल्दी चलिए, तो हम उस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। अगर इसी बात को आके वो तेज़ी से बोले कि जल्दी चलो मुझे कुछ काम है, घबरा कर, उसके अंदर जो आवाज़ है, बोलने का जो लहजा है, बोलने की जो गति है, वो बहुत ज़्यादा तेज है, तो हम उसको समझेंगे कि यार सच में इसको कुछ जल्दी है। अगर किसी ने कहा कि यार मुझे ना 500 रुपये की ज़रूरत थी, तो हमारे पास होते हुए भी हम उसको मना कर देंगे कि नहीं नहीं मेरे पास तो पैसे नहीं है। अगर वो यही चीज़ 500 रुपये दूसरी तरीके से मांगे, अपन से बोले कि भाई मुझे बहुत इमरजेंसी, मुझे 500 रुपये चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी फिर पैराभाषा। मतलब कि बोलने की गति, बोलने का लहजा और बोलने का जो तरीका होता है, उससे भी कई बार संचार हो जाता है और उसको बोलते हैं हम पैराभाषा। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि यार भाई मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, देखो बोल क्या रहा परेशान हूँ और चेहरे में क्या दिख रहा है कि परेशान नहीं है, तो वही तो पैराभाषा है कि हम उसके बोलने के तरीके से, उसकी गति से, उसके लहजा से जो बात हम समझ पा रहे हैं, वो सब क्या कहलाएगा पैराभाषा। तो ये सब बिना शब्दों के संचार हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं गैर मौखिक संचार। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने लिए हैं, संचार की कौन कौन सी शैलियां हैं, इसको देख लेते हैं एक बार। संचार की शैली मतलब होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी वीडियो के माध्यम से, तो ये भी तो संचार हो रहा है, आपके और मेरे बीच में संचार हो रहा है। मैं प्रेषक हूं और आप प्राप्तकर्ता हो, और ये जो वीडियो है, ये जो मोबाइल है, यूट्यूब है, ये आपका माध्यम है, और वहां से अगर आपने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है या फिर कमेंट किया है, तो वो आपकी प्रतिक्रिया है। तो इस तरह से संचार होता है। संचार की शैलियां समझ लेते हैं। संचार की 4 शैली होती है। एक होती है, ये है संचार की 4 शैलियां, आक्रामक शैली, निष्क्रिय या फिर विनम्र शैली, आक्रामक और निष्क्रिय शैली और मुखर शैली। आक्रामक शैली में जो व्यक्ति आक्रामक शैली रखता है वो हमेशा जीतना चाहता है, चाहे वो किसी को बुरा दिखाकर, किसी का सम्मान हटाकर, दूसरे को परेशान करके और आक्रामक तरीके से संचार करना चाहता है, तो वो आक्रामक शैली कहलाएगी। फिर दूसरी शैली होती है निष्क्रिय और विनम्र शैली। इस शैली में कोई भी व्यक्ति अपना आत्मसम्मान भी नहीं देखता और दूसरों को अपने ऊपर हावी होने देना चाहता है, तो वो निष्क्रिय और विनम्र शैली। कोई व्यक्ति बिल्कुल सीधा साधा सा है तो दूसरे व्यक्ति उसका सम्मान भी नहीं करेंगे और उसके ऊपर हमेशा हावी रहेंगे, तो उसकी कौन सी शैली हो रही है, निष्क्रिय या फिर विनम्र शैली। और आक्रामक और निष्क्रिय शैली ये होती है जिसमें व्यक्ति वो दूसरे की सुनना ही नहीं चाहता है और कैसे भी करके जीतना चाहता है, तो वो कहलाएगा बिना कुछ किए जीतने वाला व्यक्ति। मतलब बिना कुछ समझे, बिना कुछ जीते, बिना कुछ किए वो आक्रामक तरीके से शैली करना चाहता है, तो वो आक्रामक और निष्क्रिय शैली। और सबसे अच्छी होती है मुखर शैली। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। सबसे अच्छी शैली कौन सी है, तो मुखर शैली सबसे अच्छी होती है। मुखर शैली में हम दूसरों का सम्मान भी करते हैं और हंसते हुए दूसरों के साथ संवाद करते हैं, तो वो मुखर शैली कहलाती है। फिर है अभिवादन और परिचय। क्या है अभिवादन? मतलब होता है जब हम पहली बार किसी व्यक्ति से मिल रहे होते हैं तो हमारे द्वारा जो शब्द बोले जाते हैं उसे अभिवादन कहते हैं। जैसे हम किसी से मिले और हमने कहा गुड मॉर्निंग, तो वो अभिवादन कहलाएगा। अभिवादन 2 प्रकार का होता है। जैसे अभिवादन के प्रकार पूछेगा तो औपचारिक अभिवादन और अनौपचारिक अभिवादन। औपचारिक अभिवादन मतलब होता है जैसे हम किसी शिक्षक से मिल रहे हैं, हमसे किसी बड़े व्यक्ति से मिल रहे हैं, किसी कार्यालय में गए हैं, किसी ऑफिस में गए हैं, तो हम लोग बोलेंगे हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, तो ये औपचारिक अभिवादन कहलाएगा। और जब हम किसी मित्र से मिलते हैं, छोटे भाई बहन से मिलते हैं, तो हमने बोला हाय, हेलो, कैसे हो, तो वो कहलाएगा अनौपचारिक अभिवादन। हमारे द्वारा जब पहली बार किसी से कोई शब्द बोले जाते हैं गुड मॉर्निंग टाइप के, तो वो अभिवादन कहलाता है। और परिचय मतलब होता है जब हम किसी व्यक्ति के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं, जैसे उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, उसकी शिक्षा क्या है, पढ़ाई क्या है, वो क्या जॉब करता है, तो वो कहलाएगा परिचय। ठीक है।
फिर है अगला प्रश्न, अपनी आदत और दिनचर्या लिखिए। आदत मतलब कि छोटी छोटी घटनाएं, जैसे कि सुबह कितने समय उठते हो, बोले यार मैं तो 7 बजे उठता हूं, तो ये मेरी क्या है फिर आदत। छोटी छोटी घटनाएं आदत कहलाती हैं। और दिन भर सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक दिन भर की जो पूरी एक्टिविटी होती है, दिन भर की जो पूरी घटनाएं होती है, वो दिनचर्या कहलाती है। सुबह उठे, तैयार हुए, स्कूल गए, फिर स्कूल से पढ़कर वापस आए, फिर ड्रेस चेंज किए, फिर उसके बाद आपने जो भी घर के कार्य किए और फिर रात में पढ़ के फिर सो गए, तो वो सब दिनचर्या कहलाएगा। हमारे द्वारा जो छोटी छोटी घटनाएं होती है, जैसे कि सुबह कितने समय उठते हैं, स्कूल कितने समय जाते हैं, ट्यूशन कितने समय जाते हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आदत कहलाती हैं और दिन भर की पूरी घटनाओं को दिनचर्या कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अपनी ताकत और कमजोरी को लिखिए। ताकत मतलब ये नहीं कि किसी को कुछ वजन उठा ले रहे हैं, किसी को मार दे रहे हैं, किसी को धकेल दे रहे हैं, ये वाली ताकत नहीं। ताकत का मतलब होता है ऐसे कार्य जिन्हें हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, जिस कार्य को हम अच्छी तरह से करना जानते हैं और जिस कार्य को करने में हमें आनंद भी मिलता है, वो हमारी ताकत कहलाती है। और ऐसे कार्य जिन्हें हम अच्छी तरह से नहीं कर पाते या जिन कार्यों को हमें और सीखने की आवश्यकता है, वो हमारी कमजोरी कहलाती है। जैसे कि मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, ये मेरी ताकत है। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ पाता हूँ, ये मेरी कमजोरी है। मैं बाइक चला सकता हूँ, ये मेरी ताकत है। मैं कार नहीं चला सकता हूँ या मुझे कार चलाना अभी सीखने की आवश्यकता है, तो ये मेरी कमजोरी है। ऐसे कार्य जिन्हें हम कर सकते हैं वो ताकत है, और ऐसे कार्य जिन्हें हम अभी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं वो हमारी कमजोरी है। लास्ट क्वेश्चन हमने लिया है, व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है। व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब होता है कि हम अपने से जुड़ी हुई चीज़ों को साफ रखना, जहां हम रहते हैं उस घर को साफ रखना, जिस डेस्क में हम बैठते हैं उस डेस्क बेंच को साफ रखना, अपने कमरे को साफ रखना, नाखून काट के साफ रखना, ड्रेस साफ रखना, जूते साफ रखना, हमसे जुड़ी हुई सभी चीज़ों को साफ सुथरा रखना और खुद भी साफ सुथरा रहना व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाता है। इस तरह से आज हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।